हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होता है। इसके लिए हमने यहां पर एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया। आप देख सकते हैं एक हॉर्स शू मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल यहां है और साउथ पोल यहां है। जाहिर सी बात है ये परमानेंट मैग्नेट हमने लिया, हॉर्स शू मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल यहां है और साउथ पोल यहां है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ही होगा, यानी कि एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा। ये देखिए एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई के लिए इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, जिसमें एक पावर सप्लाई के लिए एक सेल लगा हुआ है और पावर सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए यहां पर एक की यानी कि स्विच भी लगा हुआ है। तो इसे करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने रखा, इस तरीके से रखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पिवोटेड है। यहां पर सेंटर में पिवोट है। पिवोटेड का अर्थ है कि जहां पर वो इस तरह से होल्ड है कि उसके अलोंग ये ऐसे से मूवमेंट कर सकता है ना। जब इस तरह से कोई चीज मूवमेंट करे तो कहते हैं कि यहां पर इसको हमने पिवोट किया है। तो इस कंडक्टर को यहां पर इस पॉइंट पर पिवोटेड किया गया। पिवोटेड का मार्क हमने यहां पर किया है। ओके, देन अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई शुरू हो गई। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लिया है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिया है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिया। और अक्सर हम लोग जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई काम करते हैं तो वहां पर हम लोग अधिकांश केस में, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही लेते हैं। रियरली ही कहीं हम लोग एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर करते हैं। तो यहां पर भी हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही लिया है, यानी कि सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ओके, अब जैसे स्विच को ऑन करते और यहां से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो ये कंडक्टर बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया था कि वेयर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर इज मैग्नेटिज्म एंड वेयर देयर इज मैग्नेटिज्म देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां कहीं भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो वहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, यानी कि अपने आप स्वतः ही वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो यहां भी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर अब दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हो गए। एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो इस हॉर्स शू मैग्नेट के कारण है और दूसरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण है। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगे और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर दो बार मैग्नेट्स हैं तो उनके केस में क्या पढ़ा है, अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यानी कि एक जैसे अगर पोल्स है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ है, साउथ पोल के सामने साउथ पोल है, तो ऐसे केस में बार मैग्नेट्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। मैंने आपको पढ़ाया था। और जब अपोजिट पोल्स यानी कि डिसिमिलर पोल्स सामने सामने होते हैं, नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल होता है, साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल होता है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली यहां भी होने वाला है, दो मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हुए हैं, हर मैग्नेटिक फील्ड के पास अपना एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। जैसे हमने यहां पर जो परमानेंट मैग्नेट यूज किया है और शुभ मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल यहां और साउथ पोल यहां है। तो यहां भी इस कंडक्टर के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसके पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा।
तो अगर नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने पड़ गए तो रिपल्शन होगा, साउथ और साउथ आमने पड़ गए तो रिपल्शन होगा, नॉर्थ साउथ आमने पड़े, साउथ नॉर्थ आमने सामने आए तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और यही फोर्सेस ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस पिवोटेड कंडक्टर में ट्विस्टिंग फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्विस्टिंग फोर्स। जिस ट्विस्टिंग फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, तो वहां पर ट्विस्टिंग फोर्स लगेगा, यानी कि टॉर्क लगेगा, यानी कि कंडक्टर मूव करेगा इस पॉइंट ऑफ पिवोट के क्रॉस, ऐसे से मूव करेगा। अभी इसका मूवमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है और कौन से सिमिलर पोल सामने सामने पड़ रहे हैं या डिसिमिलर पोल सामने सामने पड़ रहे हैं। हम चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि यहां जो हॉर्सशू परमानेंट मैग्नेट हमने लिया है उसका नॉर्थ पोल यहां और साउथ पोल यहां है, ठीक है। अब इस करंट करेंट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसका भी नॉर्थ पोल इधर डेवलप हो गया जी, और साउथ पोल इधर डेवलप हो गया। अब क्या हो गया, ये नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने पड़ गए, नहीं पड़ गए, तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, यानी कि रिपल्शन होगा। अब ये जो है हमारा परमानेंट मैग्नेट है और इसको हमने यहां पर फिक्स रखा है, यानी कि ये बेचारा तो हिलने डुलने से रहा, तो फिर हिलेगा डुलेगा कौन, वही जो यहां पिवोटेड है। इस पॉइंट ऑफ पिवोट के क्रॉस ये क्या करेगा, अब ये इधर भागेगा, यानी कि इस नॉर्थ पोल से ये दूर भागेगा। सिमिलरली यहां भी साउथ पोल है, यहां भी साउथ पोल है, सिमिलर पोल सामने सामने है, जहां भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगेगा। अब ये तो बेचारा हिलने से रहा, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया गया यहां पर, तो हिलेगा कौन फिर, ये, क्योंकि यहां पर पिवोटेड है ये, तो ये जो साउथ पोल है इस वाले साउथ पोल से दूर की तरफ भागेगा, यानी कि इधर की तरफ भागेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो कंडक्टर है वो ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, यानी कि इसमें इस तरह से ट्विस्टिंग होगी, यहां पर एक ट्विस्टिंग फोर्स लगेगा, एक मोशन क्रिएट होगा। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि हमने यहां नॉर्थ पोल नहीं यहां साउथ पोल लिया रहता परमानेंट मैग्नेट का, और यहां साउथ पोल नहीं यहां नॉर्थ पोल लिया रहता, यानी कि इसको उल्टा करके लगाया रहता, तब क्या होता, यहां तो नॉर्थ डेवलप हुआ है, यहां साउथ है, यानी कि रिपल्शन होता, अट्रैक्शन होता। यहां पर नॉर्थ पोल और यहां क्या डेवलप हुआ, साउथ पोल, यहां भी अपोजिट पोल सामने सामने है, क्या भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, यानी कि अब ये एंड इसकी तरफ जाता और ये एंड इसकी तरफ आता, यानी कि अब इस कंडक्टर का मूवमेंट कैसे होता, ऐसे करंट का कंडक्टर ऐसे ट्विस्ट करता, इसमें इस तरीके से मोशन होता, फोर्स लगता, ठीक है। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि जब भी हम एक करंट करेंट कंडक्टर को किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर एक ट्विस्टिंग फोर्स लगता है, यानी कि टॉर्क लगता है, यानी कि उस करंट के कंडक्टर में एक मोशन डेवलप होता है, एक मोशन क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुने, व्हेन अ करंट करेंट कंडक्टर इज kept in a permanent magnetic field, then a torque is applied on the conductor, or a twisting force is applied on the conductor, and hence the conductor starts moving. A motion is generated, a motion is produced. ये हो गया। अब है कि what are factors affecting this torque? ये जो टॉर्क है क्रिएट हुआ, यहां पर एक जो ट्विस्टिंग फोर्स जो जनरेट हुआ, जो मोशन क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ इस करंट कंडक्टर में, उनको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमने जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई इस कंडक्टर में दिया है उस इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई का डायरेक्शन क्या है, यानी कि इस कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो इस टॉर्क को अफेक्ट करेगा। जैसे यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया था शुरू में, वो क्या एग्जांपल लिया कि यहां पॉजिटिव टर्मिनल यहां नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि करंट का डायरेक्शन ये है, अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था तब यहां पर ट्विस्टिंग फोर्स
ऐसे लग रहा था, यानी कि ये कंडक्टर इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा था। ठीक है, अब हम इस सेल को अगर रिवर्स कर देते, यानी कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर निगेटिव टर्मिनल कर देते, जाहिर सी बात है करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता। अब भी जो करंट उधर से जा रहा है वही करंट अब इधर से जाता, ऐसे और ऐसे कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता, ऐसे रिटर्न आता, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन टोटली रिवर्स हो जाता। रिवर्स हो जाने सब क्या हो जाता, यही ट्विस्टिंग जो पहले ऐसे हो रही थी वह वो ट्विस्टिंग ऐसे होने लगती, यानी कि अभी तक जो कंडक्टर ऐसे ट्विस्ट कर रहा था वही कंडक्टर अब ऐसे ट्विस्ट करेगा, ऐसे मोशन करेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अनुसार ही यहां पर मोशन का डायरेक्शन तय होगा। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करने वाला वो है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमने अपनी तरफ से जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो इस कंडक्टर में जो ट्विस्टिंग क्रिएट हो रहा है, जो ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, जो मोशन क्रिएट हो रहा है ट्विस्टिंग मोशन, उस मोशन के डायरेक्शन को अफेक्ट करेगा। इसका भी एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था, फिर से रिवाइज कर दूं। शुरू में हमने बताया आपको कि ये जो हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट हमने लिया उसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, तब यहां पर रखे हुए कंडक्टर में कैसे ट्विस्टिंग हो रही थी, ऐसे हो रही थी, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर से था, है ना। फिर हमने क्या कहा कि चलो इस परमानेंट हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट को हम ऐसे पलट देते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल को ऊपर भेजते हैं और साउथ पोल को नीचे लेकर के आते हैं, जबकि करंट का डायरेक्शन हम सेम रखते हैं, यहां कोई अल्टरेशन हमने नहीं किया, यानी कि इधर से करंट जा रहा था तो इधर से ही जाएगा। तब हमने देखा कि यही जो कंडक्टर इस तरीके से जो ट्विस्ट कर रहा था अब उसकी ट्विस्टिंग ऐसे हो गई, यानी कि रिवर्स हो गई। इसका अर्थ यह है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्विस्टिंग depends upon the direction of applied magnetic field. ओके, देन अगला जो फैक्टर अफेक्ट करता वो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट हम इस कंडक्टर से सप्लाई कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट कितना है। जितना हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम उसमें से फ्लो करवाएंगे रेट ऑफ ट्विस्टिंग उतना ही हाई होगा, और जितना लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करवाएंगे रेट ऑफ ट्विस्टिंग उतना ही लो होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट थिंग जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पर अप्लाई किया है उस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। अगर वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना हाई है रेट ऑफ ट्विस्टिंग उतना ही हाई होगा, और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना लो होगा रेट ऑफ ट्विस्टिंग भी उतना ही लो होगा। यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये 4 फैक्टर्स मिल करके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया वो, ये चारों चीजें यहां पर जो ट्विस्टिंग क्रिएट हो रहा है, जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है उसको अफेक्ट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है ये दोनों ट्विस्टिंग के, यानी कि इस कंडक्टर के ट्विस्टिंग के डायरेक्शन को अफेक्ट करेंगे, जबकि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो यहां पर ट्विस्टिंग के टॉर्क के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अगर यह पता करना हो कि यहां जो ट्विस्टिंग क्रिएट हो रही है, यानी कि जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है, जो मोशन अपने आप यहां पर क्रिएट हो रहा है उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ये हमको डिसाइड करना है। तो हर जगह तो हमें ऐसा फिगर बना करके कर नहीं सकते ना, एज्यूम नहीं कर सकते कि इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, ऐसे लग रहा है ऐसे लग रहा है। अभी तो हमने उसी तरीके से यहां पर आपको ट्विस्टिंग का डायरेक्शन समझाया था, लेकिन हर जगह आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर कोई एक शॉर्टकट रूल हमारे पास होना चाहिए जिसकी मदद से हम डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग पता कर सके, डायरेक्शन ऑफ मोशन हम पता कर सके, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम पता कर सके। तो उसके लिए होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 3 चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। यहां पर वो 3 चीजें क्या क्या है
एक तो हमने देखिए यहां पर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड खुद लिया, हमने लिया है, तो यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि हमने ही लगाया है ना, परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किया है, तो हमें पता उसका नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, और उसका अनुसार उसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हमें पता है। तो ऑलरेडी हमें ये एक चीज मालूम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, चूंकि ये जो कंडक्टर हमने लिया है, इस कंडक्टर में भी पावर सप्लाई हमने ही किया है, तो चूंकि पावर सप्लाई हमने किया है तो हमें पता है कि इस कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दो चीजें हमें पहले से मालूम है, ये नोन है, ये भी नोन है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दो चीजें हमें मालूम है। और यहां पर जो तीसरी चीज है वो इंड्यूस्ड होने वाली है, यानी कि वो अपने आप जनरेट होने वाली, अपने आप क्रिएट होने वाली है, अपने आप प्रोड्यूस होने वाली है, और वो क्या है, टॉर्क, जिसको कि हम लोग ट्विस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। और इसी की वजह से क्रिएट क्या रहा वहां पर, ट्विस्टिंग मोशन, यानी कि हमें जो दिखने वाला है वो ये चीज दिखने वाला है, ट्विस्टिंग मोशन। ये है थर्ड चीज जो अपने आप क्रिएट, जनरेट और प्रोड्यूस होने वाली है, ये इंड्यूस्ड मोशन है ना। इस इंड्यूस्ड मोशन का डायरेक्शन हमें नहीं मालूम है, जो पता करना है, और इसको पता करने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि हम अपना लेफ्ट हैंड ले और लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब, एक बार फिर से सुने, हम अपना लेफ्ट हैंड लें और लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करें, यानी कि ये जो थंब है वो इस फोर फिंगर के भी परपेंडिकुलर है, इस मिडिल फिंगर के भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जो फोर फिंगर है वो इस मिडिल फिंगर के भी परपेंडिकुलर है, इस थंब के भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये जो मिडिल फिंगर है वो इस फोर फिंगर के भी परपेंडिकुलर है और इस थंब के भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरीके से थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब इस लॉ में ये जो मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो फोर फिंगर है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उस वाले परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये फोर फिंगर इंडिकेट करता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हमने खुद करी है उस इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के डायरेक्शन को ये मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है। तो ये जो थंब है ये इंड्यूस्ड ट्विस्टिंग मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि इंड्यूस्ड जो ट्विस्टिंग मोशन है उसका डायरेक्शन किधर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से इंड्यूस्ड ट्विस्टिंग मोशन के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत पड़े, अगर आपको इंड्यूस्ड ट्विस्टिंग मोशन का डायरेक्शन मालूम है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है, तो आपने जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन आपको मालूम हो जाएगा। अगर आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन मालूम है तो आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। यानी कि इन तीनों में से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन और इंड्यूस्ड ट्विस्टिंग मोशन का डायरेक्शन, तीनों में से किसी भी एक का डायरेक्शन मालूम है तो तीसरा इसी रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मालूम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब आपके ध्यान में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर हम इस चीज को यूज कहां करते हैं, इस कंसेप्ट का यूज कहां कहां होता है। तो इस कंसेप्ट का यूज होता है मोटर्स में, जनरेटर्स में, लाउड स्पीकर्स में, माइक्रोफोन्स में और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हो सकता है कि आपके जहन में सवाल उठ रहा हो कि आखिर इन सभी डिवाइसेस में ये थ्योरी, ये कंसेप्ट कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है। तो इस चीज को हम लोग इसी चैप्टर में
पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं और आगे के टॉपिक्स को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।